यू उप्रेती सर? सर मैम कह रही थी शंकर मंडल सर का शायद स्पीकर ऑफ है, शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। शंकर सर आपको आवाज आ रही है? अच्छा, नहीं आ रही है सर, जरा उनसे कांटेक्ट करते हैं जरा सर। शंकर सर लॉग आउट हो गए हैं। शंकर सर लॉग आउट हो गए। अच्छा, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे। कोई बात नहीं, फिलहाल रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। जी जी ठीक है सर, जरा वेट कर लेते हैं 2 मिनट उनका। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, ये अलामत तो लगी रहेगी ऑनलाइन के साथ। सर जब ऑनलाइन नहीं था तब 2-2 घंटे लेट शुरू करते थे हम लोग। हाँ सही कहा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर वंदना मिश्र हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SVBP शिक्षा संस्थान कानपुर के। आपका भी हार्दिक स्वागत है। संदीप प्रमाणिक जी मोस्ट वेलकम। प्रीति जायसवाल मोस्ट वेलकम। सर दिव्या भदौरिया भी हैं। दिव्या मैडम मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शायद छाया रानी भी वहाँ की है, कानपुर की है क्या? स्वागत कर दीजिए आप सुनीता मैडम, जिनको जानती हैं उनका SRBS की तरफ से। सर नरेंद्र शुक्ला सर भी हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर तनुजा गुप्ता भी हमारे साथ हैं, वेलकम मैम। हाँ वेलकम वेलकम मैडम। मैम। हाँ हेलो। ओह, ये जरा देखिए कहाँ से मिलते हैं। सर निशा मैम भी हैं। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। निशा का स्वागत कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा। थैंक यू ऑल। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। निशा गुड मॉर्निंग सुनीता जी। अपना मैम मोबाइल नंबर शेयर करिए। निशा मैम व्हाट्सएप नहीं चलाती, मुझे लगता है खाली फेसबुक मैसेंजर चलाती हैं। नहीं सब चलाती हूँ। तो अपना तो आप मोबाइल नंबर शेयर हाँ, करिए। मैं शेयर करूंगी सुनीता, श्योर। हाँ हाँ आपने व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया ना, हम लोग तो व्हाट्सएप वाले हैं। हाँ। फेसबुक मैसेंजर तो मैं ऐसे ही देख लेता हूँ कभी कभार। हम तो उप्रेती साहब हमें रोज दे देते हैं काम, हम सुबह से उठ के रात भर बैठ के वही काम ही करते रहते हैं। अब इन्होंने काहूत का वीडियो दे दिया बनाने को, तो अब काहूत का वीडियो बना रहे हैं। सर आप लोग के डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए? हो गए। हमारे पास हाई क्या डॉक्यूमेंट्स के नाम पे। सर आपके पास बहुत कुछ है। वो तो जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह आए थे, उठ के खड़े होके गले लग गए, उनके आंसू निकल आए। बोले सर इतना काम मत करिए, नहीं तो कहीं हमारे डॉक्यूमेंट आप ना चेक करने लगे। अच्छा हमारे सबके हो गए, एक को छोड़ के सबके हो गए। अच्छा। उन्होंने कहा हम नहीं दिखाएंगे, जाओ जो कर मिले सो कर लो हमारा। अच्छा ऐसा भी होता है? अरे हमारे यहाँ एक धाकड़ लोग मौजूद है मैडम। सर शंकर मंडल सर जुड़ गए हैं। हाँ जुड़ गए हैं तो। सर उनका स्पीकर ऑफ है, उनका माइक ऑन। नहीं, स्पीकर जहाँ से वो ऑफ है उनका। ठीक है मैम, आप सुनने में आ रहा है? हाँ आप सही है। और स्क्रीन पे दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। ओके ठीक है मैम, अब जब बोलेंगे मैं शुरू कर दूंगा। हाँ उप्रेती सर, तो ऑन बिहाफ ऑफ SRBS आई वेलकम यू डॉक्टर शंकर मंडल सर। थैंक यू सर। Now it is time for the formal welcome of Dr. Shankar Mandal. Now it's over to you, Dr. Atul Upreti sir. Where are you, Dr. Atul Upreti? अतुल सर देख नहीं रहे हैं। चलिए निरुपमा मैम, प्लीज वेलकम Yes. Dr. Shankar Mandal ओके सर, by giving his introduction properly. Thank you. थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
I welcome you all in today's session of invited lecture series on Biological Science 2020. I am honored to introduce our esteemed speaker of the day, Dr. Sankar Mandal, Assistant Professor at LSM Government PG College, Pithoragarh, Uttarakhand. Dr. Mandal is PhD from All India Institute of Medical Science, AIIMS, New Delhi, and has worked on antimicrobial and immunomodulatory effects of Tulsi. Dr. Mandal has 9 years of teaching experience and has won many accolades in the field of research and has won many national and international awards like UK India Science Bridge Fellowship from University of Nottingham, UK, ICMR Research Associate Fellowship and Senior Research Fellowship from Indian Council of Medical Research, New Delhi. AIIMS Institutional PhD Fellowship, ICIR, NET Junior and Senior Fellowship, and National Talent Research Fellowship. Dr. Mandal's research work has been published in many reputed national and international councils like International Society of Horticultural Science, Belgium, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain Valley, Blackwell Publications, UK, Journal of Pharmacy, Pharmacology, UK, etc. His most important research publication is related to cardiology, reducing cardiovascular disease, risk factor, and double-blind randomized controlled trials. Dr. Mandal is member of various national and international scientific bodies. Dr. Mandal has already delivered very informative lecture on coronavirus, which was highly appreciable by audience. Based on the demand of a student, we request Dr. Mandal to deliver second lecture. Sir, we are indeed very privileged to have you on this lecture series. Now I request Dr. Mandal to deliver his lecture. Sir, please. Hello there. Good morning to all of you. Ma'am, it was a long introduction, but I'm thankful to you, all the organizers, Dr. Pandey, Dr. Atulupreti, and you, ma'am, for giving me this opportunity to present my lecture. So today's lecture is very relevant in today's context of coronavirus, but my topic will be restricted only to the fundamentals of that. And I would try to sum up by 30 minutes, and I would take a few questions if we have the time. So this is what the overview of my presentation, in which I will be introducing about the human health. Then I'll be talking about the vaccines and its types. Then coming to the vaccine development phases, in which we'll be talking about the how initially vaccines are chosen, that is called as candidate vaccine. What is happening with the COVID-19 right now is we are playing all with this candidate vaccine. Once this candidate vaccine is over, there are preclinical study or the laboratory safety efficacy. Then coming to this clinical trial, and that are up to 3 phases. Then safety is more important in the vaccine development because vaccines are having a potential threat to the immune system, and ultimately comes to the mass immunization. That means delivering these developed vaccines to the masses, and it have many factors. In fact, it may be says the availability of the vaccine, that is production, then its transport or logistic, and the end mile and community support. That means how we do reach to the lastest person on the earth with these vaccines. So coming to this introduction, as we know, human body is very unique. Unique in the sense is that not only it's very intelligent, but it also provides a good food source and shelter for the pathogens. So it is also called as a pathogens paradise. This cartoon diagram, you can see, I've just collected it just to make you understand how many types of pathogen potentially creates disease to us. If we talk about our lungs, there are around 600 species of the microbes have been identified till now, and around 1000 species of the microbes which are potentially threat pathogen to our skin, so they remain with our skin. There are around 25 species of the microbes which can survive in our stomach. There are around 1000 species which live in our small intestine. About
60 species of microbes in the urogenital system, that means our urinary bladder. So इतने सारे types of pathogens है जो potentially हमें बीमार बना सकते हैं, लेकिन हमारी body इससे बचे हुए रहती है because बहुत सारे टेक्निक्स हैं बॉडी को डिफेंस करने के लिए. लेकिन पास्ट में बहुत सारे डिजीजेस हुए जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, प्लेग, कॉलेरा, मलेरिया, टीबी. ये करीब हमारी आधी पॉपुलेशन को, कम से कम हिस्ट्री के 3 साइकिल में ऐसा हुआ पास्ट में, ह्यूमन हिस्ट्री में, कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट. रिसेंट जो हमारे पास डिजीज है वो है टीबी. ये बहुत ही लेटेंट फेज में रहता है और सालों साल रहता है और रेसिस्टेंट भी हो रहा है. स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा एंड प्लेग, इन सबको तो हमने काबू पा चुके ऑलमोस्ट. रिसेंट हिस्ट्री में कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन मलेरिया और टीबी स्टिल रिमेन्स ए कंसर्न. सो वैक्सीन क्या कर रहा है? सो फर्स्ट वी नीड टू नो, ये कार्टून है. दिस कार्टून थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स रेनी सीजन है, तो जिसके पास अम्ब्रेला होगा वो बचा हुआ रहेगा. सिमिलरली हमारे चारों तरफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द माइक्रोब्स आर देयर इन द फॉर्म ऑफ रेन, एंड दोज हु आर हैविंग ए हायर इम्यूनिटी दे विल बी गेटिंग सर्वाइव्ड. हायर इम्यूनिटी का मतलब यहाँ अम्ब्रेला मतलब वैक्सीनेशन है, उसकी इम्यूनिटी हाई है. सो व्हाट आर द वैक्सीन्स? वैक्सीन is an agent that protects us from the diseases by enhancing the immunity, and the process of injecting this agent inside the body intentionally is known as vaccination. So vaccination means intentional exposure to the harmless form, so that antibodies may be formed, and those antibodies will be utilized whenever there is a rain or bacterial or viral attack is there. So how immune system works? This is one of the cartoon. We would understand that human are surrounded by millions and billions of the cartoons, microbes, and these microbes are faded away. So our body is having a immune system. Immune matlab prevention from the disease, and this immunity we have at 2 stages. One is that innate immunity or inborn immunity. That means with the birth we do have it by the birth, and some of the features of the immune system are acquired after the birth, and these after this acquisition there are adaptive phase that may be active adaptation or passive adaptation. So this, I would like to have your attention on this diagram. This follow this upper arrow. This upper arrow is just showing the direction of the progress. So there is an antigen. Antigen means any unwanted foreign molecule inside our body is called as antigen, which are not a part of our original body. And when this antigen enters in our body by crossing the innate immune system, it is exposed to the APC, that is antigen presenting cell. Antigen presenting cells does it what? It breaks down this antigen and present it with the MSC molecule. And these MSC molecules are identified by the T cell. These MSC molecules are of 2 types, MSC1 and MSC2. MSC1 is there in case of the viral infection, and MSC2 in case of the bacterial infection. So when there is a bacterial infection, this CD4 or helper cell come into the picture. It attaches with the MSC molecule with the help of this CD4 ligand, and it sends a signal. It sends signal to whom? It sends to another helper cell seeking help, and another T cells and killer T cells or cytotoxic T cells. And this helper T cell does what? It sends the signal to the B cell. B cell produces the antibodies, and this helper T cell can also seek the help from the macrophages, which phagocytase it, and killer T cells are engaged in case of the viral attack. So these
killer T cell will destroy these antigen presenting cell there and then and there only. There may be a daily life analogy, जैसे हमारे बॉर्डर पे अटैक होता है तो क्या होता है, कुछ सोल्जर्स इमीडिएटली उसके साथ इंगेज होते हैं, जो भी टेररिस्ट होते हैं बॉर्डर पे, और एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है डाउन लाइन में. तो ये भी जो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग है सेल्स है, वो इमीडिएट सोल्जर है जस्ट इन द बॉर्डर, बीनीथ दी हमारा स्किन के नीचे है या इंटेस्टाइन में है, और ये इमीडिएटली इंगेज करके हेल्प चाहता है CD4 या टी हेल्पर सेल से. टी हेल्पर सेल बाकी डाउन लाइन में सिग्नल भेजता है बी सेल को और साइटोटॉक्सिक टी सेल और CD8 सेल्स को. ये सारे मिलके करते क्या, अल्टीमेटली वायरस जो भी इंफेक्शन है उसका एलिमिनेशन करना है डिपेंडिंग ऑन द नेचर. सो ये वैक्सीन क्यों चाहिए? वैक्सीन इसलिए चाहिए कि हमारे पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस कार्टून डायग्राम को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे. ये जो लाइन है, दिस लाइन इज जस्ट showing the our epithelial cells. These epithelial cells can be present in the intestine or it can be present on the skin. जहां कहीं भी हो, जैसे यहाँ पे कोई infection आता है, so these infection are taken care of by the natural killer cells, neutrophils and macrophages. And ये सारा टाइम लगता कितने दिन? 1 से 3 days तक. 3 से 7 days के बीच में what does it do is that it engage other intermediate pathway and ultimately it produces the antibody. आप यहाँ पे देख सकते हैं, this is the antibody. So ultimately it takes 7 to 9 days to produce the antibodies. Now, why these vaccines are important? Because vaccine में आप वैक्सीन का इंपॉर्टेंस इस डायग्राम में समझ सकते हैं. जैसे ही हमारे पास फर्स्ट इन्फेक्शन आया कोई भी फॉर्म में, वायरस है या बैक्टीरिया, इमीडिएटली हमारे इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स करा. तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज शोइंग द टाइम इन डेज, और जो वाई एक्सिस है इज शोइंग द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी. सो यू कैन से एट दैट 0 days when this infection do occur first time, there are no antibodies are present in body, and immediate जो CD helper cells है और मैक्रोफेजेस है वो इंगेज करते हैं 1 से लेके 3 days में, और उस 3 days के बीच में B सेल एक्टिवेट करते हैं CD helper cells, and ultimately by the day 7 antibodies are starting producing. ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू किया, but this antibody will not remain there forever, but a copy of cell is known as memory B cell. So memory B cell will remain there, and whenever next time is there is any kind of the repeat infection, remember this is the repeat infection, so that will happen. What will happen? It will not undergo those processing pathway. ये जो processing pathway आप यहाँ से इतना दिन देखा पहले, ये processing pathway नहीं होके it will directly stimulate these memory B cell and it will produce the antibody immediately within the 3rd days. So you can understand initially it took 7 days to produce the antibodies, and in this, after this repeated exposure, it take only 3 days to produce the antibodies against the same antigen if there are some memory B cell. So this vaccination is also mimicking this first wild type infection but minus the pathogenicity. That means the vaccine जो कैंडिडेट मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल में इन्फेक्शन क्रिएट करने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा सो दैट मेमोरी बी सेल बन जाए, और जब भी नेचुरल इन्फेक्शन आएगा तो ये कम ड्यूरेशन में एंटीबॉडीज बनना शुरू कर दे. जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो ये कोविड है, दिट इज आल्सो इन्फ्लुएंजा वायरस. इसका कोविड का जो इंक्यूबेशन टाइम है, दैट मींस इन्फेक्शन टू डिजीज मैनिफेस्टेशन, इट टेक्स अराउंड 7 days. बट जो पोलियो है, पोलियो टेक्स ओनली 3 days टू इन्फेक्शन टू मैनिफेस्टेशन. दैट मींस अगर ऑलरेडी मेमोरी बी सेल वैक्सीनेशन के थ्रू है तो इमीडिएटली हमको वैक्सीन एंटीबॉडीज मिल जाएगा, दैट विल प्रोटेक्ट अस. सो हाउ डू वी डेवलप दीज वैक्सीन्स? सो वैक्सीन डेवलपमेंट का कुछ स्टेप्स है. First step is that epitope identification. I'll tell you epitope कैसा होता है. जैसे आप
पुराने जमाने की पिक्चर देखो जिसमें राक्षस आते हैं एक तलवार लेके, और तलवार में कांटे कांटे बने होते हैं, या आप घर में चाकू से सब्जी काटते हैं तो एक पकड़ने का हैंडल होता है, एक चाकू काटने का होता है. तो हैंडल इज नॉट योर हार्मफुल, ओनली दोस शार्पन एरिया इज हार्मफुल. वो चाकू शार्पन एरिया ही कट करता है सब्जियों को. सिमिलरली कोई भी बैक्टीरिया वायरस है, वो पूरा बैक्टीरिया वायरस हार्मफुल नहीं होता है. Certain area of the bacteria virus are harmful. That harmful area is known as epitope. But for the vaccine development, we need to identify whether it is what is the particular area which is causing the disease. So that step is known as epitope identification. Second one is this candidate vaccine. That means once we identify those epitopes, we try to develop the antibody against those epitopes, and that epitope and that molecule is known as candidate for the vaccination. So it is called as candidate vaccine. And then once we identify this candidate vaccine, we do this certain preclinical testing that is called as laboratory testing in animal models and non-human primate models, and ultimately go for the clinical trial phases, trial phase 1, 2 and 3. जैसे कि आप कोविड में सुन रहे हैं कि फेज 2 एंड फेज 3 में एंटर कर रहे हैं हम लोग. एंड ultimate goal of this vaccine production is to mass production of these vaccines and immunize the people those are vulnerable for particular diseases. So coming to this epitopes, so this cartoon, through this cartoon you can understand there is a pathogen, and this pathogen having the antigen on the surface, and this antigen is having specific area which are harmful is known as epitope, and these epitope against which epitopes antibodies are produced. So I would like to have your attention on this area of this diagram. This is schematic diagram. Here you see this A, B, C, D. These are representing the epitopes are different antigen, and these ultimate goal of this neutralization of this antigen is to bind with the antibody. So these antibody are very specific to a specific antigen. That means if this antibody is against antigen A, it will not bind with the antibody B, C or D or E or any other one. That means each antigen and each antibody are very specific, like lock and key, and there will be no repetition. So ultimate goal is to produce the antibody against the antigen, and this antigen is having a specific area known as epitopes. So keep this thing in mind to understand the future slides. So once we identify a candidate vaccine, what we do? We do clinical data. Here one example of some certain viruses. So these viruses having these different epitopes, these different color coding, if you are able to see it, is showing the different epitopes. So we do take different epitopes, create its model, and do certain cell culture technique assay. Then we do go for the assay in the different animal model. Most of the viruses can be grown in the embryonic egg, and it can be also grown in the non-primate mammals. So there are the models in which we do check their safety and efficacy, because body can elicit a effective immune response against any foreign molecule. So safety is more important. Vaccine is not important, because vaccine can also kill a human if it goes wrong. So after this preclinical testing in the animal models, and when we find that it's safe in the animals, then we go for the clinical trial. And this is the cartoon to make you understand. Previous slide was explaining this preclinical setup. Then we goes to the clinical trial, and there is a different phases of clinical trial. So initially we do take phase 1, in which we select very few human, and it ranges from 20 to 80 participant. And what we do is that
we see the safety efficacy if these many people are safe. Once we find that these many people are safe, then we go for the phase 2 trial, in which we do enhance the diversity of the participant in the particular community. So participant may be 100 to 300. This is called as phase 2. If this is successful, we go for the phase 3. Phase 3 is called as community trial. That means our human living at different and microenvironmental conditions, they have developed a different genetic setup. For example, India is a country of countries. I'm proud of my India. So you can see there are people living in the Himalayas, people living in the desert, people living in the area, coastal areas, people living in on the middle areas. So all have a different genetic makeup. So these are different communities. And all over the world, you can have the people in the African countries, Saharan countries. You can have North American people, South American people. They have the different genetic makeup. So this is called as phase 3 community trial. So once we see if this vaccine is working with the community, then we approve them as a drug. But before approval, there is an independent confirmation of the claims. That means there are different companies, they falsely claim just to have the monetary benefit to have discovered some of the drugs. And this is a competitive world. So everybody wants to become ahead of competition so that they can earn money. So monetary factor is one of them. That's why in USA there is a FDA, Food and Drug Administration Agency. So they do approve it independent after the independent verification of the claim. Then there is a phase 4 in which we do enhance the capacity. So what is happening in the COVID phase? In the COVID phase, people are generally going for this phase 1, phase 2 and phase 3, and government is decreasing the documentation time for the safety evaluation, and they are giving some of the relaxations for this documentation, or they have a dedicated team so that they can reduce this documentation and processing time period. So this is ultimately the time after this phase 4, it goes for the community. Now, what kind of vaccines are there? So I would like to have your attention in this area. So this is one of the example of some of the pathogen it is representing. So vaccines may be whole organism. That means any bacteria or virus can be acting as a candidate vaccine, and when it happens to be whole organism, so its pathogenicity is reduced, and that is known as attenuation. That means when we are utilizing this whole organism, we can utilize this whole organism as a live whole organism or dead whole organism. So when it is killed, that is called as heat killed. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी किसी को हमने live animals पैथोजन इंसर्ट करेंगे, so there may be a possibility कि वो disease cause करके उस human को harm करें. But अगर heat killed करते हैं, so उसमें वो एपिटोप्स तो बने रहेंगे, लेकिन उसकी डिजीज जिंदा होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है. लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक भी है, जो इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो मेमोरी बी सेल होती है उसकी मेमोरी कम होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है. तो आपको बूस्टर डोज देने पड़ते हैं. जैसे आपने ये पोलियो वायरस में बच्चों को देखते हैं, पल्स पोलियो, पल्स मतलब फेज, सो फेजेस आते हैं क्योंकि हमने उसको बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़ती है. दूसरा होता है लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन. इसमें क्या करते हैं, वैक्सीन जो भी पैथोजन है वो तो लाइव तो रहता है, लेकिन उसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. और ये कैसे कम करते हैं इसको हम आगे बताएंगे कि उसको एक एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी आप सुनते हैं. उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है बीसीजी वैक्सीन, उसको 13 ईयर तक प्रोग्रेसिव बाइल सॉल्ट कंसंट्रेशन में रखा और अल्टीमेटली उसने एडवर्स कंडीशन में अपनी
पैथोजेनिसिटी खो दी, लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी बनी रहेगी। दैट मीन्स डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी तो खत्म हो गई, लेकिन इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की कैपेसिटी बनी रहे। इसका एग्जाम्पल है आपका पोलियो वैक्सीन है, जो आपका सेविन है, और हीट किल्ड जो साल पोलियो वैक्सीन है। दूसरा है प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मीन्स व्हाट, जो मैंने आपको पीछे बताया कि उसका कुछ एपिटोप्स है, तो एपिटोप छोटे साइज के होते हैं, तो उसमें कुछ हम मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो उसको मॉलिक्यूलर वेट को एटलीस्ट अगर 10,000 किलो डाल्टन से कम होता है मॉलिक्यूलर वेट, सो वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर पाता है। सो व्हाट वी डू ऐड सर्टेन molecules with them, and that can be called as a adjuvants। जो टॉक्सॉइड्स होते हैं उसी में मिलाते ही हम सब यूनिट्स होते हैं या कॉन्जुगेट्स होते हैं, इसको डिटेल्स में बताएंगे। और नए वायरस जो वैक्सीन जो बना रहे हैं, डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बना रहे हैं, और मल्टीवैलेंट भी बना रहे हैं। लेट्स सी इनएक्टिव फील्ड में हमने क्या कर रहे होते हैं। सो दिस एग्जांपल यू अंडरस्टैंड, ये एग्जाम्पल है, इसमें कॉलेरा वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए। पोलियो में 2 टाइप के वैक्सीन होते हैं, एक साल्क वैक्सीन होती है, एक सैबिन। तो जो साल्क वाला है वो हीट किल्ड है, और जो सैबिन वाला है वो एटेन्यूएटेड है। रेबीज, प्लेग, पर्टूसिस जो वूपिंग कफ है, इसके अगेंस्ट भी हीट किल्ड होता है। So इसमें what we do is that we do apply different methods of heating, because at higher heat protein deformations are happening. So because of the protein deformation, it loses its antigenicity. So we can have the chemical treatment for this inactivation, and formaldehyde is one of the method, और detergent है Triton X, इसके थ्रू हम इसका inactivate करते हैं instead of going to the thermal inactivations. So ultimately it creates the candidate vaccine, and that is a whole inactivated. Up coming to the live attenuated one. So live attenuated one, what we do is that we do keep these viruses. Example is this measles, mumps, rotavirus, polio, yellow fever, rubella, and we do keep them in a adverse conditions for their survival, but we do not give them this adverse condition immediately. Over the years, we keep changing their environment. तो जैसे जैसे हम उसके environment को change कर रहे होते हैं, it loses its pathogenicity. So ultimately we do create these live attenuated vaccines which are live but lost its pathogenicity. Coming to the toxoid. So toxoid में what happens is that specific toxins are being produced. For example, आपका food poisoning जिससे होती है botulism, वो भी एक toxin है. So वो toxin को लेके antibodies बनाते हैं, ना कि whole organism को लेके. So पहले toxin को inactivate करते हैं through the chemical treatment like again that Triton X or any other detergent material, and ultimately we have a formulation, we add certain molecule. Remember, toxin itself cannot create the antibodies, so we have to add certain molecules to it. For example, if the molecular weight is less than 10 kD kilodalton, वैसा मॉलिक्यूल के अगेंस्ट बॉडी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करती है, इसको हम इम्यून टॉलरेंस कहते हैं. सो इसकी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने के लिए इसके साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल हम ऐड कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इज एडजुवेंट. सो जैसे हम इसके साथ एडजुवेंट ऐड कर देंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट 10 किलो-1000 हो जाएगा. एडजुवेंट. सो जैसे ही हो जाएगा, ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर लेगा. सिमिलरली सब यूनिट वैक्सीन है. सब यूनिट वैक्सीन में व्हाट वी डू इज दैट वी डू टेक द स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट DNA which creates the specific protein, and that gene is taken from the disease causing agent. In this case is virus hepatitis B or herpes virus or बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो हिब वायरस आप वैक्सीन आप सुनते हैं.
जिसका हम जीन ले लेते हैं, वो जीन को हम डाल देते हैं एक वेक्टर में, और वो जीन एक्सप्रेशन अल्टीमेटली होता है. सो व्हाट डज इट डू इज दैट इट एक्सप्रेसेस द प्रोटीन इटसेल्फ. सो प्रोटीन को हम प्यूरिफाई कर लेते हैं, और इस प्यूरिफाइड प्रोटीन को वी डू यूज in the form of vaccines. So we do use that as a subunit vaccine. Similarly, there are another vaccine type is herpes virus 9, and it is also human papilloma virus, which causes the cervical cancer. So in this case again, we do take the DNA, that gene portion, and inject with the human, and that human produces the antibody against these antigens. So this HPV9 virus जो वैक्सीन है वो देते हैं फीमेल्स में with the age of 9 to 11 years, so that it can produce the memory B cell, and whenever this herpes this papillomavirus comes, it can effectively deal it with. Another is that conjugate vaccine. In this conjugate vaccine, with example is this bacteria Haemophilus influenza B or Streptococcus pneumonia, HIV, जिसको आप commonly HIV बच्चों में देते हैं, HIV vaccine. So what does it do? We take a polysaccharide of one organism and add the toxoid portion from the another organism. So in this case, antibodies are produced against two pathogens, one against this polysaccharide and another against this toxoid. In this case, this Haemophilus and Streptococcus pneumonia, दो HIV का एग्जाम्पल है जिसमें हम कॉन्जुगेट करते दो अलग अलग वैक्सीन. तो सिंगल शॉट में दो वायरस के, दो पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है. नाउ कमिंग टू दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन. इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम एक डिजीज कॉजिंग जीन को लेते हैं और उसको हमने वैक्सीनिया वायरस में लेते हैं. रिमेंबर, वैक्सीनिया वायरस वो वायरस है जो कि काउज में पॉक्स क्रिएट करता है, लेकिन वो वैक्सीनिया वायरस ह्यूमन में पॉक्स क्रिएट नहीं करता है. और एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन मास इम्यूनाइजेशन के बनाया था, उन्होंने यही टेक्निक उसी वैक्सीनिया वायरस को लिया था. मॉडर्न डेज में कोई भी पैथोजन है उसका डीएनए हम ले लेते, जो एरिया एपिटोप्स जो है डिजीज क्रिएट करता है उसको हम जोड़ देते हैं वैक्सीनिया वायरस के साथ. सो ये वही पैथोजन से जीन है, उस जीन को हमने ऐड कर दिया वैक्सीनिया वायरस के साथ, और वैक्सीनिया वायरस के साथ जैसे हमने ऐड किया, इन दोनों को टिश्यू कल्चर में रखा, ये वेक्टर को और वायरस को, और इसको एक बीआरडीओ सिलेक्शन होता है जो डेड सेल्स को आइडेंटिफाई करता है, कलर कोडिंग होती है. सो आप कलर के बेसिस पे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो जिसमें कॉम्बिनेशन होगा वो डेड नहीं होगा, जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो लाइव रहेगा. सो आप ये बीआरडीओ सिलेक्शन से लाइव जो कॉम्बिनेशन जिसमें हो गया वो वाला वायरस को सेपरेट कर सकते हैं, और इसको आप वेक्टर के डीएनए वायरस की तरह यूज कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू दी mass immunization process, 5 more minutes. So mass immunization में there is a issues of production. How do we produce these vaccines? How do we transport them to our intended areas? And how do we train the healthcare providers so that they can effectively administer these vaccines? And awareness is also required. आपको पता होगा कि हमारे अनफॉर्चुनेटली अर्थ के कई पार्ट है, जैसे पोलियो का इरेडिकेशन चल रहा था, तो कुछ कम्युनिटी ऐसा सोचते थे कि उनको इनफर्टाइल करने के लिए ये वैक्सीन दी जा रही है पोलियो. कई जगह मार पिटाई की कहानी इंडिया में भी सामने आती है, पाकिस्तान में तो रोज ही आती है कि हमारे कौम को ये बर्बाद करने के लिए ये वैक्सीन बनाया, बट एक्चुअली इट्स ए वैक्सीन. सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए. और दिस इज व्हाट दिस बल्क प्रोडक्शन कैसे करके होता है, एंड दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसिंग द पोलियो वैक्सीन इन विच देयर आर
different batches are there. These are the large fermenter vessels are there. These fermenter vessels do have those polioviruses, and ultimately it is purified and getting for the bottling. So his dose is being produced, and this mass production is important because you require millions and billions of the doses. Now, you can understand through this diagram that wherever there is a transport available, we can use the trucks, but there are areas that transport is very difficult, especially for the viruses which require cold chain transportation. Cold chain transportation are required only for the live attenuated viruses. So these are the desert country. You can see this person is having a solar panel to keep this vaccine batches keep cool, or people are also traveling to the difficult areas. Even in India, we do have this kind of ice boxes to maintain the temperature, because in India there are many parts which are still do not have the proper electricity supply 24 hours. So keeping them at cold 4 degrees centigrade is a challenge. Now, this is the mass immunization. So as I told you, community participation is important. So you can see this, there's a local leaders and the officials, they are unflagging a campaign so that people can get aware, and ultimately it can reach to the masses. So this is the line you can see, it is from the African countries, and this is the Uttarakhand. So you can see these polio vaccines are given there. So there are certain success stories are there, like smallpox, diphtheria, tetanus, yellow fever, mumps, like 14 diseases have been minimized up to 99% from the population. Remember, these vaccines are very specific to human. It will not work on the whole 100% population. Why? Because some person may having the defective immune system. So defective immune system means their immune system may not work, and so those person cannot be vaccinated, immunized. They may be vaccinated, but they may not be developing the memory B cells. Thank you so much. Any questions? I would like to answer that. Thank you very much, Shankar Mandal sir. The lecture was very informative. It was excellent. I have ever heard a lecture like that. It was superbly explained. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Any questions I would like to answer? Yes, sir. I have one question, sir. Please. सर, हमको इस कोविड-19 से कैसे निजात मिलेगी, कैसे हम ये हमारे कंट्री से दूर होगा, कैसे हम लोग इससे ओवरकम होंगे, कोई ऐसा तरीका बताइए, हमारा हौसला बढ़े सर। हम लोग तो बहुत डरे हुए हैं सर। सर एक्चुअली हमको डरना भी चाहिए और डर के अंदर जीत का हौसला भी लेके आना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। डरना इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो वायरस है, इसका जो स्प्रेड है बहुत रैपिड है। दुनिया में अब तक जितने भी वायरल डिजीजेस हुए हैं, दैट टुक ईयर्स टू ट्रैवल टू कंट्रीज। जैसे इससे पहले हम 1919 का जो पेंडेमिक था, स्पेनिश फ्लू, वो करीब 5 साल लगे उसको एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने जाने में। लेकिन ये क्या है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज्यादा है, तो लोग यहाँ से वहां ट्रेवल कर जा रहे हैं घंटों में, तो बहुत तेजी से फैला। पहली बात, इसलिए हमको इसको डरना चाहिए। दूसरी बात, इससे हमने निजात कैसे पा सकते हैं? तो निजात पाने के लिए वैक्सीन एक अल्टीमेट तरीका नहीं है। दुनिया में ऐसे हजारों इन्वेस्टिगेशंस हुए जहां पे कि क्लिनिकल ट्रायल्स पे वैक्सीन अच्छा परफॉर्म किया, बट जैसे ही मास इम्यूनाइजेशन पे गया वो फेल कर गया। और इनफैक्ट 80% ऑफ द वैक्सीन के साथ ऐसा ही होता है। अब आते हैं अभी होप की तरफ कि होप क्या है। होप ये है कि जो पहले जो वैक्सीन हम डेवलप करते थे उसको सालों साल इसलिए लगते थे क्योंकि जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग थी वो टाइम लगता था। ये क्या, हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग है, तो हम कोई प्रोटीन के
स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवन आप भी कर सकते हो। ये डेटा है जो NCBI पे डेटा होता है, प्रोटीन डेटा बैंक करके, तो आपने कोई जीन का सीक्वेंस दे दो, आप प्रोटीन प्रिडिक्ट कर सकते हो और उसके कंप्लीमेंट्री प्रोटीन भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस है और ये बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कर सकता है जो कंप्यूटर चलाना जानता है। तो ये पार्ट आगे चला गया, तो इसमें सक्सेस रेट होने के चांसेस ज्यादा मुझे लगते हैं। बट जैसे एनमास वैक्सीनेशन के लिए टाइम चाहिए, जैसे सर पोलियो है, तो ये 1995 में हमारी कंट्री में शुरू हुआ था, 90s में, और लकीली उस समय में जो हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली में, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो मेडिकल डॉक्टर हैं तो चीजों को समझते हैं। तो इस बार भी वो हेल्थ मिनिस्टर है, तो पॉसिबली हमको बहुत जल्दी इसका इम्यूनाइजेशन मिलेगा। तो होप कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपको मिल जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो Am I audible, sir? यस यस, यू आर ऑडिबल। Can I ask a question? Sure. Introduce yourself, sir, please. Sir, I am Sandeep Pramanik from West Bengal. West Bengal. Okay, sir. Please go ahead, Sandeep. Sir, people with medical conditions, how does medical conditions such as asthma and diabetes are more vulnerable to becoming severely ill than other diseases? Okay, so I'm not the medical doctor, but as per my knowledge, I would to try to answer your question. The person who are having these medical conditions like diabetes, it reduces the immune capacity.